चलिए, नमस्कार प्यारे साथियों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है शानदार, जिंदाबाद, जबरदस्त होते हैं होंगे और बहुत ही बेहतरीन तरीके से अपनी तैयारी में लगे होंगे। तो जल्दी से एक बार क्लास के साथ जुड़ेंगे ताकि आज की इस कक्षा की हम विधिवत रूप से शुरुआत कर सकें। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आज की ये जो क्लास है वो आपकी कल की क्लास से आगे की होने वाली सिंपल सी बात है मेरे दोस्त। और मैं आपको बता दूं यहाँ पर थोड़ी सी बातों को कि लास्ट टाइम हमने क्या पढ़ा था। तो आरबीआई के बारे में हमने पढ़ा था कि आरबीआई देश का सेंट्रल बैंक है। कैसा बैंक है? सेंट्रल बैंक, जिसकी स्थापना 1 अप्रैल 1935 को की गई थी। किसकी सिफारिशों के आधार पर? तो शाही आयोग, रॉयल कमीशन या यंग हिल्टन कमीशन के आधार पर। और इसका मुख्यालय 1937 तक कलकत्ता में था। उसके बाद में फिर मुंबई में इसका स्थानांतरण कर दिया गया। और यह पहले प्राइवेट सेक्टर के अधीन था, फिर बाद में उसका राष्ट्रीयकरण भी किया गया 1 जनवरी 1949 को। इसमें प्रारंभिक पूंजी 5 करोड़ की थी, इनिशियल कैपिटल, और निजी शेयर धारकों के पास में था। ये इसका लोगो है, बंगाल टाइगर और ताड़ का पेड़। इसकी प्रकृति सांविधिक है। लेखा वर्ष 1 अप्रैल से 31 मार्च तक है। ठीक है, इसी के साथ मैंने बताया था इसके क्षेत्रीय कार्यालय 4 जगह है ना। पहला कलकत्ता में मुख्यालय था, एक वो, अभी मुंबई और दिल्ली और चेन्नई, ये 4 जगह इसके क्षेत्रीय कार्यालय है। ठीक है, ये भी मैं आपको डिस्कशन करा चुका था। इसी के साथ मैंने बताया था कि इसके गवर्नर की नियुक्ति, आरबीआई के गवर्नर की नियुक्ति भारत सरकार या केंद्र सरकार के द्वारा की जाती 3 सालों के लिए। पहले सर ऑसबॉर्न स्मिथ थे, दूसरे जेम्स टेलर थे, तीसरे थे चिंतामणि द्वारकानाथ देशमुख, जो कि पहले भारतीय गवर्नर थे आरबीआई के। और इन्हीं के समय पर आरबीआई का राष्ट्रीयकरण किया गया था। 25वें कौन थे? तो शक्तिकांत दास, 2018 से 2024 तक। और अभी वर्तमान में कौन है? तो याद रखना है, संजय मल्होत्रा जी। ठीक है, ये सब बातें हम कर चुके थे। फिर आरबीआई की स्थापना के उद्देश्य भी मैं आपको बता चुका था। आरबीआई के कार्य, आरबीआई के कार्यों में 2 तरीके से इसके कार्यों को बांट करके हम देखते हैं। सबसे पहले केंद्रीय बैंक के रूप में इसके क्या क्या काम है, क्योंकि ये देश का सेंट्रल बैंक है। तो सेंट्रल बैंक होने के नाते इसके क्या क्या फंक्शन है, ये हमने यहां पर बताए थे आपको। और वहीं पर विकासात्मक कार्य के बारे में भी हम बात करेंगे। केंद्रीय बैंक में सबसे पहला था नए नोटों को जारी करना। ठीक है, इसके अलावा नए नोटों को जारी करने के लिए न्यूनतम आरक्षित प्रणाली को अपना था, जो कि 200 करोड़ रुपए की है। 1957 में आरबीआई ने इसको अपनाया था। 115 करोड़ का गोल्ड है, 85 करोड़ की विदेशी मुद्रा है। ये पुराने नोटों को नष्ट करता है। 1 रुपये का नोट और जितने भी सिक्के होते हैं वो आरबीआई के द्वारा जारी नहीं किए जाते, वित्त मंत्रालय के द्वारा जारी किए जाते हैं। 1 रुपए के नोट पर हस्ताक्षर किसके होते हैं? वित्त सचिव के। जितने भी नोट बाकी बचे हुए हैं वो सारे के सारे आरबीआई के द्वारा जारी किए जाते हैं और आरबीआई के गवर्नर के उनके ऊपर हस्ताक्षर होते हैं। ओके, फिर मैंने बताया था ये सरकार का एजेंट है, ये सरकार का सलाहकार है। ठीक है, और इसमें मैंने आपको ये बताया था दूसरे काम में कि ये आरबीआई भारत सरकार और राज्य सरकार और केंद्र सरकार या यूटीज का दोनों का बैंक है ना, इसीलिए इसको सरकार का बैंक बोलते हैं। आरबीआई सरकार के सभी भुगतानों को भी करता है ना। आरबीआई सरकार के सभी ऋणों का प्रबंधन भी करता है, ऋण का प्रबंधन करेगा, भुगतान करेगा, ब्याज अदायगी करेगा। वो सारा काम किसका है? आरबीआई का। वो सारा का सारा काम कौन करता है? तो आरबीआई करता है। इसके अलावा आरबीआई और क्या क्या काम करता है? तो और भी कई सारे इसके महत्वपूर्ण काम हैं। जैसे मैं आपको बताऊं कि आरबीआई मेरे साथ और क्या क्या काम करता है। तो आरबीआई के अंदर जो है ना विशेषज्ञ होते हैं, अलग अलग सेक्टर के स्पेशलिस्ट होते हैं, अलग अलग क्षेत्रों के विशेषज्ञ होते हैं, जो सरकार को सलाह देते हैं कि यार काम करो, ये नहीं तो ये कर लो। मान लो भारत सरकार या राज्य सरकार किसी दुविधा में है, किसी समस्या में है, तो उन समस्या का निदान करते हैं ये विशेषज्ञ लोग। ठीक है, तो इसके अंदर हम अगला क्या बिंदु लिखेंगे? अगला बिंदु ये लिखेंगे कि आरबीआई आरबीआई के अंदर विषय विशेषज्ञ या हाँ विषय विशेषज्ञ या लिखेंगे विभिन्न विशेषज्ञ होते हैं। आरबीआई के अंदर विभिन्न विशेषज्ञ होते हैं। स्पेशलिस्ट बोलते हैं आप इन्हें, विभिन्न विशेषज्ञ, स्पेशलिस्ट, है ना। तो याद रखना है, विभिन्न विशेषज्ञ होते हैं, विभिन्न विशेषज्ञ होते हैं जो जो क्या करते हैं? जो सरकार को सलाह देते हैं, तो सरकार को एडवाइस देते हैं कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, है ना। तो सरकार को सलाह देते हैं। आगे बात समझ में? तो विशेष विशेषज्ञ होते हैं। भारत सरकार को या राज्य सरकार को किसी की भी, ठीक है, अगर दिक्कत होती है तो वो इनका समाधान करते हैं। ओके सर, बैंकिंग सिलेबस में नहीं है, फिर क्यों इतना डिटेल में पढ़ा रहे हो? रीजन बता सकते हो प्लीज? वाह मेरे शेर, मेरे दोस्त, परीक्षा में आ जाएगा तो फिर क्या कर लोगे? एक ऐसा सेक्टर, एक ऐसा टॉपिक जो हर एग्जाम में आता है इकोनॉमी में, और अगर उसी को नहीं पढ़ाएंगे तो कैसे काम चलेगा?
है ना। मेरी सलाह है आप लोगों को, आप पढ़ें अच्छे से, अगर कोई डाउट आता है तो मुझसे पूछे भी सही। ठीक है, ओके। चलिए, अगला मेरे साथियों, आरबीआई का बैंकर, एजेंट तथा सलाहकार के बारे में हम अगला काम बताएंगे। और वो काम क्या है? तो अगला जो काम है वो ये समझना, मतलब वो ये लिखना कि आरबीआई जो है वो सरकार के सभी लेन देन संपन्न करता है। विदेशों में जो भी लेन देन होते हैं वो आरबीआई के माध्यम से ही होते हैं। चाहे भारत सरकार को या किसी राज्य सरकार को आईएमएफ से लोन लेना हो, या फिर मेरे साथियों, है ना, वर्ल्ड बैंक से लोन लेना हो, या जर्मनी से, जापान से, या लोन देना हो, ऐसा नहीं कि लेना ही हो, देना भी हो, तो जितना भी ट्रांजेक्शन है वो आरबीआई के माध्यम से होगा। ठीक है, आ गई बात समझ में? ओके, बढ़े आगे, सुनिएगा। तो हम लोग क्या लिखेंगे इसमें? लिखेंगे मेरे दोस्त कि आ, लिखेंगे आरबीआई, आरबीआई के माध्यम से ही, आरबीआई के माध्यम से ही, आरबीआई के माध्यम से ही सभी वैदेशिक लेन देन, सभी वैदेशिक लेन देन या भुगतान, है ना, सभी वैदेशिक लेन देन संपन्न होते हैं, संपन्न होते हैं। तो जितने भी वैदेशिक लेन देन है वो सारे के सारे आरबीआई के माध्यम से ही पूरे किए जाते हैं। ठीक है, ओके, ठीक है, आगे बढ़े। तो ये दूसरा काम था केंद्रीय बैंक के रूप में। अब इसका तीसरा काम लिखेंगे। तीसरा काम क्या है? आरबीआई जो है ना मेरे साथियों, वो बैंकों का बैंक है। ठीक है, हम लिखेंगे ये बैंक, ये क्या है? तो याद रखना, आरबीआई बैंकिंग व्यवस्था का रेगुलेशन करता है और कंट्रोल करता है। तो लिखेंगे आरबीआई, आरबीआई बैंकिंग, बैंकिंग व्यवसाय, या ऐसा लिखे आरबीआई बैंकिंग व्यवस्था, आरबीआई बैंकिंग व्यवस्था का विनियमन। विनियमन का मतलब होता है रेगुलेशन। विनियमन का मतलब क्या होता है? रेगुलेशन, रेगुलेशन। तो आरबीआई बैंकिंग व्यवस्था का या बैंकिंग व्यवस्था का रेगुलेशन तथा नियंत्रण करता है, तथा नियंत्रण करता है। नियंत्रण का मतलब होता है कंट्रोल। तो आरबीआई ही वो संस्था है जो बैंकिंग सिस्टम को रेगुलेट करता है और कंट्रोल करता है। आरबीआई बैंकिंग व्यवस्था का विनियमन एवं नियंत्रण करता है, नियंत्रण करता है। और भारत सरकार ने आरबीआई को, है ना, आरबीआई को शक्ति देने के लिए क्या किया? तो याद रखना है, भारत सरकार ने आरबीआई को पावर देने के लिए क्या किया? तो आरबीआई को पावर देने के लिए एक अधिनियम बनाया, एक एक्ट बनाया। और वो एक्ट कौन सा है? तो वो बोलते हैं बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 का। उस एक्ट के माध्यम से क्या किया? आरबीआई को और मजबूत किया कि नहीं नहीं, तुम्हारे पास पावर है। ठीक है, तो लिखेंगे सरकार ने, सरकार बोले तो भारत सरकार, गवर्नमेंट ने, सरकार ने आरबीआई को सशक्त बनाने के लिए, आरबीआई को सशक्त, आरबीआई को सशक्त बनाने के लिए, सशक्त बनाने के लिए, आरबीआई को सशक्त बनाने के लिए, तथा, तथा बैंकों पर नियंत्रण एवं निगरानी, कंट्रोल, है ना, बैंकों पर नियंत्रण एवं निगरानी, बैंकों पर नियंत्रण एवं निगरानी, बैंकों पर नियंत्रण एवं निगरानी करने के लिए, करने के लिए बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट, करने के लिए बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 बनाया। तो सवाल पूछा जा सकता है कि बैंकों पर रेगुलेशन करने के लिए कौन सा एक्ट बनाया? तो बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 का निर्माण किया। ओके, आ गई बात समझ में? ठीक है, चलो बढ़िया, आगे बढ़े, अगली बात करते हैं। अगर आपसे सवाल यह पूछा जाए कि भारत के अंदर मान लो कोई बिजनेस करना चाहता है, बैंकिंग बिजनेस करना चाहता है, कोई बैंक खोलना चाहता है, तो उसको लाइसेंस लेना पड़ेगा, और वो लाइसेंस भी आरबीआई ही देता है। तो लिखेंगे, इसके अंदर लिखेंगे दूसरा बिंदु, भारत में बैंकिंग व्यवसाय के लिए, भारत में बैंकिंग व्यवसाय, बैंकिंग व्यवसाय
के लिए, भारत में बैंकिंग व्यवसाय के लिए आरबीआई लाइसेंस प्रदान करता है, लाइसेंस प्रदान करता है। तो अगर किसी को बैंकिंग बिजनेस करना है तो उसको लाइसेंस लेना पड़ेगा। किससे? आरबीआई से लेना पड़ेगा, आरबीआई से। आरबीआई बैंकों के अंदर, मतलब बैंकों में निरीक्षण करता है। तो ये बैंकों का निरीक्षण करता है, उसका सुपरविजन करता है, पर्यवेक्षण भी बोलते हैं, इंस्पेक्शन एंड सुपरविजन करता है, ताकि बैंकों में कोई गड़बड़ी तो नहीं है। ठीक है, तो हम लोग क्या लिखेंगे इसके अंदर? आरबीआई, या यह लिखो, यह बोले तो आरबीआई, आरबीआई बैंकों का पर्यवेक्षण, पर्यवेक्षण इसको बोलते हैं शायद सुपरविजन, है ना। पर्यवेक्षण देखता रहता है ये कि कौन गलत कर रहा है, कौन सही कर रहा है, वो सब चीजें। तो बैंकों का सुपरविजन, पर्यवेक्षण एवं निरीक्षण, निरीक्षण इंस्पेक्शन बोलते हैं आप इसे। निरीक्षण का मतलब होता है इंस्पेक्शन, इंस्पेक्शन, इंस्पेक्शन करता है। ओके, ये इंस्पेक्शन करता है। इसके अलावा आरबीआई और क्या काम करता है? तो लिखेंगे आरबीआई अनुचित विस्तार, अनुचित, आरबीआई बैंकों के अनुचित विस्तार, ऐसा लिखो, आरबीआई बैंकों के अनुचित विस्तार। मान लो अनुचित तरीके से बैंकों का विस्तार हो रहा है, आरबीआई बैंकों के अनुचित विस्तार, अनुचित विस्तार पर नियंत्रण रखता है। ऐसा नहीं है कि सब दूर विस्तार ही हो जाए, बैंकों का नियंत्रण रखता है। ओके, तो ये भी काम आरबीआई का ही है। अच्छा, इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो आरबीआई बैंकों का अंतिम ऋणदाता है। किसी भी व्यापारिक बैंक को अगर कहीं से भी लोन नहीं मिलता है तो आरबीआई उसे लोन देता है। तो याद रखना, ये बैंकों के लिए अंतिम ऋणदाता है। तो लिखेंगे यह बैंकों का अंतिम ऋणदाता है, लास्ट लेंडर आप इसे बोलते हैं। यह बैंकों का अंतिम ऋणदाता, यह बैंकों का अंतिम ऋणदाता, यह बैंकों का अंतिम ऋणदाता, लास्ट लेंडर, यह बैंकों का अंतिम ऋणदाता है। क्योंकि जब भी किसी व्यापारिक बैंक को पैसों की आवश्यकता पड़ती है तो वो आरबीआई का दरवाजा खटखटा सकती है, इसीलिए बैंकों का बैंक भी है। आ गई बात समझ में? बैंकों का अंतिम ऋणदाता है, इसीलिए इसे बैंकों का बैंक कहा जाता है। इसलिए आरबीआई को बैंकों का बैंक, इसलिए आरबीआई को बैंकों का बैंक कहा जाता है, बैंकों का बैंक कहा जाता है, इसलिए इसको हम बैंकों का बैंक भी कहते हैं। कोई दिक्कत? तो इसको बैंकों का बैंक बोलते हैं। आ गई बात समझ में? बहुत बढ़िया, शानदार। ओके, कोई दिक्कत तो नहीं है? ठीक है। अच्छा, आरबीआई इसके अलावा और क्या करता है? जो कमजोर बैंक होती है ना, उनका मर्जर करता है आरबीआई। ठीक है, ओके। तो अगला बिंदु क्या लिखेंगे हम लोग? दुर्गेश भाई बोल रहे हैं सर ऑफिस का नंबर चाहिए। आप गूगल कर लीजिए, वहां से मिल जाएगा भाई आपको, है ना, या आप अपने एप्लीकेशन में ही देखोगे ना तो उसमें भी मिल जाएगा। तो अगला बिंदु हम ये लिखेंगे मेरे साथियों, यह कमजोर बैंकों का, जो वीक बैंक होती है ना, यह कमजोर बैंकों का विलय करता है। विलय का मतलब होता है मर्ज। यह कमजोर बैंकों का विलय करता है, दूसरी बैंकों के साथ में उनको मर्ज कर देता है। ठीक है, तो ये भी इसी का काम है। किसका? आरबीआई का। तो आरबीआई की ये भी काम है। ठीक है सर, फिर आपने ऐसा क्यों बोला कि सिर्फ भारत सरकार और राज्य सरकार का बैंक है? पुरुषोत्तम यादव, पुरुषोत्तम जी, आरबीआई सरकार का बैंक है, इसका मतलब है कि वो भारत सरकार और राज्य सरकार का बैंक है। राज्य सरकार में केंद्रीय संघ शासित प्रदेश की जो सरकार है वो भी शामिल है ना, तो उनका भी बैंक है। तो ये सरकार का बैंक है और साथ ही साथ ये बैंकों का बैंक भी है। अगर किसी भी कमर्शियल बैंक को पैसों की आवश्यकता पड़े तो वो इसका दरवाजा खटखटा सकते हैं। लेकिन पुरुषोत्तम भाई, अगर आपको पैसों की आवश्यकता पड़ेगी तो आप आरबीआई का दरवाजा खटखटाने जाओगे, या मुझे पैसों की आवश्यकता पड़ेगी
और मैं दरवाजा खटखटाने जाऊंगा या शिवम सर खटखटाएंगे या दिग्विजय सर खटखटाएंगे तो हमें भगा देंगे वो वहां से, बोले भगो यहां से, तुम्हारे लिए बैंक थोड़ी है। तो आरबीआई जनता का बैंक नहीं है, आरबीआई सरकार का बैंक है, आरबीआई बैंकों का बैंक है। ओके, आ गई बात समझ में? अनिकेत कह रहे सर इस सब्जेक्ट से कितने नंबर का आता है? 5 नंबर का आता है। ओके, हाँ मैं लिख के सामने से हट जाता हूं। ओके भाई ठीक है, आपने लिख लिया, क्या हम आगे बढ़े? चौथा काम लिखे इसका, ठीक है बताओ, चलो पढ़ लो इसको या लिख लो जिसने नहीं लिखा है जल्दी से। ओके आइए, चौथा काम, चौथा क्या काम है? आरबीआई विदेशी विनिमय भंडार, आरबीआई विदेशी विनिमय भंडार, इसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में फॉरेक्स बोलते हैं। अभी बताता हूं ये क्या होता है। आरबीआई विदेशी विनिमय भंडार है ना, यानी कि फॉरेक्स, इसको ऐसे हम फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व बोलते हैं। ठीक है, तो आरबीआई विदेशी विनिमय भंडार का संरक्षक है। देखो कुछ भी नहीं है, विदेशी विनिमय भंडार का मतलब होता है फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, रिजर्व इसको हम लोग क्या बोलते हैं? विदेशी विनिमय भंडार के नाम से आप इसे जानते हैं। कुछ नहीं है, गुल्लक है, गुल्लक। क्या है? एक गुल्लक, ऐसा गुल्लक जैसे हमारे घर के अंदर गुल्लक होता है ना, वैसे ही ये गुल्लक है। और इस गुल्लक के अंदर विदेशी मुद्रा है। विदेशी मुद्रा के अंदर मतलब डॉलर है, जापानी येन है, यूरो है, ठीक है, रुपया है, वैसे अलग अलग देशों की मुद्रा है इसके अंदर, है ना, यह है विदेशी मुद्रा। और इस विदेशी मुद्रा का उपयोग आरबीआई के माध्यम से किया जाता है। इस विदेशी मुद्रा का उपयोग सरकार विदेशी व्यापार में करती है। ओके, किस में करती है? विदेशी व्यापार में करती है। ओके, चलिए गुरुजी आप अच्छा पढ़ा रहे हैं, बट हो सके तो कुछ करंट नहीं ऐड करें। करेंगे भाई करेंगे, मैं आखिरी जो क्लास लूंगा करंट इकोनॉमी की क्लास लूंगा, उसमें बैंकिंग में बदलाव वगैरह वगैरह, जीडीपी वगैरह वगैरह सब कुछ होगा यार, चिंता मत करो, थोड़ा वेट करो। ओके ठीक है, चलिए। ओके तो सुनना मैं क्या बोल रहा हूं कि आरबीआई जो है वो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व को क्या करती है? तो याद रखना संरक्षित करती है। ठीक है, इसके अंदर ये है ना विदेशी मुद्रा होती है, तो इसे बोलते हैं विदेशी विनिमय भंडार। अगला मेरे साथियों, अगला काम लिखेंगे पांचवा, और वो क्या लिखेंगे? तो लिखेंगे आरबीआई देश में मुद्रा आपूर्ति, मनी सप्लाई बोलते हैं इसको। आरबीआई देश में मुद्रा आपूर्ति, और मुद्रा आपूर्ति का मतलब होता है मनी सप्लाई, है ना। आरबीआई देश में मुद्रा आपूर्ति को समायोजित करती है। समायोजित का मतलब होता है एडजस्टमेंट, समायोजित, ये शब्द बड़ा अच्छा है ना, एडजस्टमेंट आप इसे बोलते हैं, एडजस्ट, है ना, तो समायोजित करती है। तो आरबीआई हमारे देश के अंदर मनी सप्लाई को एडजस्ट करती है। किसके माध्यम से करती है, क्या है, इसके बारे में हम डिटेल्ड में बात करेंगे, पर फिलहाल के लिए इतना समझ लो, अगर हमारे देश के अंदर मुद्रा आपूर्ति बढ़ जाए, है ना, अगर हमारे देश के अंदर मुद्रा आपूर्ति बढ़ जाए, मनी सप्लाई बढ़ जाए, तो क्या होगा? मैं अगर आसान से उदाहरण से आपको समझाऊं कि हमारे देश के अंदर सभी लोगों के पास में पैसा ही पैसा हो जाए तो क्या होगा? तो जब सभी लोगों के पास में पैसा ही पैसा हो जाएगा, तो उससे हर लोग, हर व्यक्ति, गर्मी लग रही है एसी खरीद लो, फ्रिज का पानी पीना है फ्रिज खरीद लो, हर व्यक्ति डिमांड बढ़ा देगा। और मनी सप्लाई बढ़ने से डिमांड बढ़ जाएगी, मांग बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी? बोले हाँ सर बढ़ेगी।
हर व्यक्ति के पास पैसा होगा तो डिमांड बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी? बोले बढ़ेगी। और डिमांड बढ़ने की वजह से महंगाई बढ़ जाएगी, और महंगाई को इकोनॉमिक्स की भाषा में बोलते हैं इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन भी क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। आ गई बात समझ में? तो मेरे दोस्त मैं सिंपल सी भाषा में ये कहना चाहता हूं कि मनी सप्लाई अगर ज्यादा है देश के अंदर तो डिमांड बढ़ती है, और डिमांड बढ़ने के कारण महंगाई बढ़ती है। ओके, इसलिए देश के अंदर ज्यादा पैसा नहीं होना चाहिए। तो आरबीआई इस मनी सप्लाई, जो बढ़ी हुई मनी सप्लाई, इसको कम करती है, उसी को बोलते हैं एडजस्ट करना, खींचती है। दूसरी बात, अगर देश के अंदर मुद्रा आपूर्ति नहीं होगी, अगर लोगों के पास में पैसा ही नहीं है, जैसे कि मेरे पास नहीं है और आपके पास भी अभी तो नहीं है, होगा नौकरी के पहले, तो मनी सप्लाई अगर नहीं है, मार्केट में पैसा कम है, मेरी जेब में पैसा ही नहीं है, तो चुपचाप सो जाऊंगा। मच्छर काट रहे होंगे तो भी सो जाऊंगा, गर्मी लग रही होगी तो भी सो जाऊंगा, है ना? तो याद रखना है, ऐसी कंडीशन में डिमांड क्या करूंगा? मैं कम करूंगा, है ना? डिमांड क्या होगी? लोगों की कम होगी। अगर लोगों की जेब में पैसा नहीं होगा तो डिमांड कम होगी, इसकी वजह से मंदी आएगी, मंदी। और मंदी को हम लोग बोलते हैं डिप्रेशन। डिप्रेशन, हालांकि इसके लिए रिसेशन शब्द का भी उपयोग किया जाता है। मंदी एक ऐसी स्थिति है, देखो मंदी किसे कहते हैं? तो मंदी का मतलब होता है बाजार की एक ऐसी स्थिति, बाजार की ऐसी स्थिति या बाजार की ऐसी दशा, ऐसी सिचुएशन, बाजार की ऐसी दशा जिसमें जिसमें लोगों की डिमांड, जिसमें लोगों की डिमांड, है ना, ऐसा लिखो, जिसमें लोगों द्वारा मांग बहुत कम होती है। ये नीचे एरो है ना? लेकिन लेकिन सप्लाई बहुत ज्यादा है। तो मंदी एक ऐसी स्थिति है जिसमें लोग डिमांड कम करते हैं, लेकिन मार्केट में दुकानों पर तो सप्लाई अच्छी खासी है, लेकिन लोग खरीदते ही नहीं। क्यों? क्योंकि लोगों की जेब में पैसा नहीं है। तो लोगों की जेब में पैसा बढ़ाने के लिए, लोगों की जेब में पैसा बढ़ाने के लिए क्या किया जाता है? तो मनी सप्लाई को बढ़ाया जाता है। हर्षिता सर इंग्लिश में लिख नहीं रहे तो एक बार बोल दीजिए। दीदी मनी सप्लाई लिख तो दिया, बार बार लिखना बड़ा संभव नहीं है बहना। मनी सप्लाई, मनी सप्लाई, मनी सप्लाई, सब दूर मनी सप्लाई, ये तो अंग्रेजी में ही लिखा हुआ है। मार्केट की ऐसी सिचुएशन जिसके अंदर डिमांड कम हो और सप्लाई ज्यादा हो, मांग नियम, है ना, ये वही चीज है। ठीक है, तो इसी को हम लोग किस नाम से जानते हैं? तो याद रखना मेरे दोस्त, इसे हम लोग बोलते हैं, इसी को हम बोलते हैं मुद्रा आपूर्ति। तो मनी सप्लाई को ये एडजस्ट करती है। क्या करती है? एडजस्ट करती है। जैसे होता है ना, मान लो एक बस है, उस बस के अंदर केवल एक सीट, मतलब 2 सीट खाली है और खड़े हैं 3 लोग, तो वो क्या करते हैं? ले यार थोड़ा उधर खिसक, थोड़ा उधर खिसक ना, खिसक ना। तो क्या करते हैं? 2 सीट पर 3 लोग एडजस्ट हो रहे हैं, तो फिर ऐसे ऐसे बैठेंगे, ऐसे ऐसे, है ना, एडजस्ट कर रहे हैं बेचारे। और अगर 2 सीट है और एक ही व्यक्ति है तो फिर चौड़ा होके बैठेगा। आ गई बात समझ? तो एडजस्ट करना, क्या करना? एडजस्ट करना, इसी को बोलते हैं। तो ये दरअसल आरबीआई के कौन से कार्य मैंने आपको बताया? तो आरबीआई की एक केंद्रीय बैंक के रूप में कार्य, एज अ सेंट्रल बैंक आरबीआई की ये सारे फंक्शंस है। पहला है नए नोटों को जारी करना, करेंसी इशू करना। दूसरा मेरे साथियों गवर्नमेंट का बैंकर है, एजेंट एंड एडवाइजर है, सलाहकार है। ठीक है। तीसरा ये बैंकिंग रेगुलेशन, बैंकों का क्या करता है? रेगुलेशन करता है और उन पर कंट्रोल करता है। उसमें सारी बातें मैंने लिखवाई है क्या क्या है। चौथा है फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व जो है इसका, ये क्या करता है? कंजर्वेशन करता है ना, संरक्षण करता है। इसके बाद में पांचवा मैंने लिखा है देश में मनी सप्लाई को एडजस्ट करता है। ठीक है, ओके, आ गई बात समझ में? ठीक है भाई, आगे बढ़े, चलिए। तो ये सारे के सारे मैंने सेंट्रल बैंक के रूप में कार्य बता दिए। अब मैं बात करता हूं विकासात्मक कार्य, जिसे बोलते हैं डेवलपमेंटल फंक्शंस। ओके मेरे दोस्त, तो आइए जरा मैं विकासात्मक कार्यों के बारे में यहां पर चर्चा करता हूं, किसके क्या क्या विकासात्मक कार्य है। नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे विकासात्मक कार्य, डेवलपमेंटल फंक्शंस। विकासात्मक कार्य, जब इसको हम पढ़ लेंगे ना, फिर शुरू करेंगे मेरे दोस्त आप लोगों के लिए कौन सा टॉपिक, मतलब कौन सा टॉपिक शुरू करेंगे? तो ये वाला जो हमने यहां छोड़ा है, मुद्रा आपूर्ति को समायोजित करने के लिए आरबीआई एक नीति बनाता है, इसी को बोलते हैं साख नियंत्रण नीति, क्रेडिट कंट्रोल पॉलिसी। बट अभी नाउ वी आर डिस्कसिंग अबाउट द डेवलपमेंटल फंक्शंस, विकासात्मक कार्य। तो आरबीआई के कुछ विकासात्मक कार्य हैं, डेवलपमेंटल फंक्शंस। क्या बोलते हैं आप इसे? डेवलपमेंटल फंक्शंस, डेवलपमेंटल फंक्शंस, है ना, कुछ इसके डेवलपमेंटल फंक्शंस है।
कुछ इसके डेवलपमेंटल फंक्शन, विकासात्मक कार्य क्या क्या है वो जरा देखना। सबसे पहला इसका डेवलपमेंटल फंक्शंस क्या है पता है आपको, और वो ये है मेरे दोस्त, ये देश का इकोनॉमिक डेवलपमेंट बढ़ाते हैं। ओके, तो हम लोग क्या लिखेंगे, तो पहला इसका जो फंक्शन है वो क्या है, तो लिखेंगे देश का आर्थिक विकास को बढ़ावा देना, या देश का आर्थिक विकास, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, देश का आर्थिक विकास, इसे हम लोग बोलते हैं इकोनॉमिक डेवलपमेंट। देश का आर्थिक विकास, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, है ना, इसको बढ़ाना, ये पहला इसका काम है। दूसरा एक और काम मैं आपको बताता हूं, महत्वपूर्ण भी है वो, और वो बोलते हैं वित्तीय जागरूकता एवं साक्षरता को बढ़ावा देना। वित्तीय साक्षरता, और वित्तीय साक्षरता को हम लोग बोलते हैं फाइनेंशियल लिटरेसी, धोखाधड़ी से कैसे बचें, है ना, फाइनेंशियल लिटरेसी आप इसे बोलते हैं, फाइनेंशियल लिटरेसी। आरबीआई की जिम्मेदारी है कि वो वित्तीय साक्षरता को बढ़ावा दे, वित्तीय साक्षरता को बढ़ावा दे, फाइनेंशियल लिटरेसी कैसे, अरे भाई एड चलाए टीवी पे, सोशल मीडिया का उपयोग करे, जागरूकता को बढ़ावा दे, है ना, जागरूकता अवेयरनेस प्रोग्राम, जागरूकता अवेयरनेस प्रोग्राम को शुरू करे। क्यों शुरू करे अवेयरनेस प्रोग्राम को, क्योंकि देश की जनता फ्रॉड से बच सके। ठीक है, ओके, देश की जनता क्या करे, तो याद रखना फ्रॉड से बच सके, इसलिए ये जागरूकता को बढ़ावा देता, अवेयरनेस प्रोग्राम को। अभी थोड़े दिनों पहले की बात है, आरबीआई की तरफ से मुझे एक मैसेज आता है व्हाट्सएप पे, ठीक है, और वो मैसेज क्या आता है पता है, कि क्या आप जानते हैं सभी सिक्के वैध है। मतलब है वो मुझे जागरूकता दे रही है कि भाई साहब कोई दुकान वाला अगर सिक्के ना ले तो टेंशन मत लेना, या आपके पास अगर सिक्के तो टेंशन मत लेना, वो सिक्के खराब नहीं है, वो सिक्के वैध है, आरबीआई इन्हें एक्सेप्ट करता है, हर बैंक इसे एक्सेप्ट करेगी। ओके, तो इसी को बोलते हैं जागरूकता को बढ़ावा देना, वित्तीय साक्षरता को बढ़ावा देना। आ गई बात समझ में। एक और काम लिखो, और वो लिखना, चौथा काम लिखना, वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देना। आपके मन में यह सवाल आएगा सर ये है क्या, अगर आपने पहले कभी नहीं सुना है तो आज सुन लो इसके बारे में। वित्तीय समावेशन, और वित्तीय समावेशन का मतलब होता है फाइनेंशियल इंक्लूजन, फाइनेंशियल इंक्लूजन को बढ़ावा देना, वित्तीय समावेशन, वित्तीय समावेशन। देखो मेरे दोस्त, ग्रामीण क्षेत्रों में पहले और आज भी कई सारे लोगों की बैंकों तक पहुंच नहीं है, बहुत सारे लोगों का बैंकों में अकाउंट ही नहीं है। मतलब 2014 के पहले की मैं बात कर रहा हूं, आप ऐसा मत सोचना कि 2014 का मैंने नाम लिया इसका मतलब है मैं बीजेपी का अंधभक्त हूं, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूं कि 2014 में भारत सरकार के द्वारा एक बड़ी खतरनाक पहल शुरू की गई जिसका नाम था प्रधानमंत्री जनधन योजना। और आपको पता होगा कि प्रधानमंत्री जनधन योजना के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में, शहरी क्षेत्रों में जीरो बैलेंस पर अकाउंट ओपनिंग की गई है, जीरो बैलेंस पर, मतलब खाते में कुछ नहीं होगा तो भी कोई दिक्कत नहीं है, पर खाता होना जरूरी है। ठीक है, आ गई बात समझ में। सॉरी। तो इसलिए क्या किया गया, भारत सरकार के द्वारा 2014 में प्रधानमंत्री जनधन योजना शुरू की गई जिसमें जीरो बैलेंस पर अकाउंट ओपन किए गए। महिलाओं को उज्ज्वला योजना के अंतर्गत जो एलपीजी सिलेंडर में सब्सिडी मिलती है वो भी अकाउंट के अंदर जमा होने लगी। नहीं तो भाई सब सरकार बोल देती सब्सिडी कितनी मिलती है, मान लो 100 रुपए मिलती है, तो गैस की टंकी आती है 1000 रुपए की, तो 900 रुपए ले लेती, 100 रुपए वहीं दे देती। पर नहीं, भारत सरकार का उद्देश्य था कि ये पैसा, सब्सिडी का जो पैसा है, ये 1 दिन बाद, 2 दिन बाद, 4 दिन बाद इस गांव की महिला की, दापूबाई की, पूजाबाई की, गीताबाई के अकाउंट में जाए। क्योंकि गीताबाई, धापूबाई तुरंत तो अगले दिन उस पैसे को निकालने चली नहीं जाएगी बैंक, महीने 2 महीने तक तो वो पैसा बैंक के अंदर पड़ा रहेगा, तो उस पैसे का उपयोग बैंक कर लेती है। ठीक है, बात समझ में आ गए, कोई दिक्कत तो नहीं है। इसी को बोलते हैं वित्तीय समावेशन। तो वित्तीय समावेशन का सिंपल सा मतलब है कि सभी वर्गों को, सभी वर्ग का मतलब क्या होता है, जैसे महिला, बच्चे,
युवा, सबको। तो महिला, बच्चे, युवा, ये सब हर क्लास को, सभी वर्ग को बैंकिंग गतिविधियों से जोड़ना, बैंकिंग एक्टिविटी से जोड़ना, सभी वर्गों को बैंकिंग एक्टिविटी, गतिविधियों से जोड़ना। मैंने क्या बोला? सभी वर्गों को बैंकिंग गतिविधियों से जोड़ना, यही कहलाता है वित्तीय समावेशन, है ना। और इसके लिए क्या प्रयोग किया गया? तो प्रधानमंत्री जनधन योजना, ये विश्व की सबसे बड़ी वित्तीय समावेशन, फाइनेंशियल इंक्लूजन की एक योजना है, ठीक है। तो यह प्रधानमंत्री जनधन योजना, प्रधानमंत्री जनधन योजना इसकी एक महत्वपूर्ण पहल है ना। तो ये वित्तीय समावेशन, सरकार का मतलब देश का आर्थिक विकास को बढ़ावा देना, वित्तीय साक्षरता, जागरूकता फैलाना, ये सब काम है यार आरबीआई के। कोई दिक्कत यहां तक बताओ? ठीक है, ओके। बताओ एक बार प्लीज, मैं हट जाता हूं, आप लोग सब लोग मुझे बताओ कि हाँ सर यहां तक की कहानी हमें क्लियर है, जल्दी से। क्या आपको यहां तक की कहानी समझ में आ गई पूरी? बताओ भाई, ठीक है। कहाँ चले? अरे पानी पीने चला गया था, है ना। बोलते बोलते गला सूख जाता है यार, एक तो बोलना भी इतना पड़ता है। एक टीचर की ऐसी जॉब है दोस्त, है ना, थोड़ा सा मैं हंसी मजाक कर लेता हूं आपके साथ। टीचर की एक ऐसी जॉब है जिसको पता ही नहीं चलता और समय निकल जाता है। मैं आपको पढ़ा रहा हूं, लगभग लगभग 35 मिनट हो गए हैं, पर बोलते बोलते प्यास। खैर, आगे बढ़ते हैं, आओ जरा। वित्तीय समावेशन हो गया। अच्छा, ये इसके कौन से काम हो गए? विकासात्मक। तो अब हमें बैंकों का एक महत्वपूर्ण काम जो कि मैंने यहां पर छोड़ा था, मुद्रा आपूर्ति को समायोजित करना, इसके बारे में हम वापस से चर्चा करते हैं, ठीक है। तो अगला हेडिंग डालेंगे, है ना। मैं लिखता हूं कि आरबीआई, आरबीआई मुद्रा आपूर्ति, आरबीआई मुद्रा आपूर्ति यानी कि मनी सप्लाई, आरबीआई मुद्रा आपूर्ति, है ना, मनी सप्लाई को समायोजित करने के लिए, मुद्रा आपूर्ति को समायोजित करने के लिए, मनी सप्लाई को समायोजित करने के लिए क्या बनाती है? तो आरबीआई मनी सप्लाई को समायोजित करने के लिए, एडजस्ट करने के लिए साख नियंत्रण, साख नियंत्रण। और अब आपके मन में सवाल आएगा, सर साख नियंत्रण क्या होता है? बताता हूं। साख नियंत्रण जिसे हम लोग बोलते हैं क्रेडिट कंट्रोल, क्रेडिट कंट्रोल, है ना। साख नियंत्रण, है ना, के लिए साख नियंत्रण करती है, साख नियंत्रण करती है। ओके, अब हमारा चैप्टर होगा साख नियंत्रण। ओके दिलीप भाई, हमारे कमेंट नहीं दिखते हैं, दिखते दिखते मेरे प्यारे भाई?
क्या होता ना कि जब फ्लो में रहते हैं ना तब कमेंट का जवाब नहीं दे पाते भाई। कोई बात नहीं, दिलीप भाई लिखो साख नियंत्रण। साख नियंत्रण, इसको हम बोलते हैं क्रेडिट कंट्रोल। क्रेडिट कंट्रोल, साख नियंत्रण या क्रेडिट कंट्रोल के नाम से आप इसे जानते हैं। साख नियंत्रण को समझने से पहले आपको क्या समझना पड़ेगा कि साख क्या होती है। पहले ये समझो कि साख का मतलब क्या होता है। अरे भाई ये पांचवा पॉइंट नहीं है, ये अगला हेडिंग है। पांचवा पॉइंट वो खत्म हो गए विकासात्मक कार्य। अब ये समझना कि साख का मतलब क्या होता है। साख का मतलब ऐसे तो हम लोग क्रेडिट बोलते हैं, आसान शब्दों में समझाओ इसको। अगर ये टॉपिक है, ये चैप्टर नहीं है, टॉपिक है निश्चल भाई, सुनो सुनो, पुरुषोत्तम जी सुनो सुनो सुनो। अगर मुझे पैसों की आवश्यकता है और मैंने अपने दोस्तों को फोन किया, भाई मुझे पैसा चाहिए 5,000 रुपए। अगर मेरा दोस्त इतना फोन सुनते ही तुरंत पैसा, भाई अकाउंट में चेक कर मैंने 10,000 भेज दिए, इसका मतलब है मेरी साख अच्छी है, मेरी क्रेडिट अच्छी है, मेरा सिबिल स्कोर अच्छा है। मैं ये भी तो बोल सकता हूं कि मेरा सिबिल स्कोर अच्छा है। ठीक है, मेरा सिबिल स्कोर अच्छा है, मैं ये भी कह सकता हूं, बिल्कुल। और अगर मैंने फोन लगाया, मैंने कहा भाई मुझे 5,000 की जरूरत है, भाई ने 10 बहाने दे दिए, अरे कहां पैसे हैं, मंथ एंड चल रहा है ना, अभी नहीं है भाई, तू कुछ और जुगाड़ कर ले, इसका मतलब है मेरी साख अच्छी नहीं है। क्रेडिट का मतलब ये होता है मेरी क्रेडिट अच्छी है तो लोग मुझे पसंद करते हैं। सुनो, लेकिन साख का मतलब इकोनॉमिक्स में होता है धन। साख का मतलब होता है धन। धन मतलब वही रुपया पैसा रोकड़ा। धन बोल दो, रुपया बोल दो, पैसा बोल दो, रोकड़ा बोल दो, इसी को हम तरलता भी बोल सकते हैं। तरलता बोले तो लिक्विडिटी। भाई बाकी के लिए अंग्रेजी में शब्द फाइनेंस ही है, याद रखना। ठीक है, लिक्विडिटी, लिक्विडिटी, या इसको हम मुद्रा आपूर्ति भी बोल सकते हैं, मनी सप्लाई। मनी सप्लाई, क्या बोल सकते हैं, मनी सप्लाई। तो ये सारे के सारे जो शब्द मैंने लिखे हैं इनका मतलब ही होता है साख। ओके, आ गई बात समझ में। मुझे एक बात बताओ, अभी अभी मैंने आपको बताया, ऐसे बार बार बताने की जरूरत नहीं है, यहां पर देखो, अगर देश के अंदर मुद्रा आपूर्ति साख ज्यादा हो जाए, इस मुद्रा आपूर्ति की जगह में लिक्विडिटी भी तो उपयोग कर सकता हूं, तरलता, धन का प्रयोग कर सकता हूं, वित्त बोल सकते हैं, फाइनेंस बोल सकते हैं। ठीक है, तो याद रखना मेरे दोस्त, अगर लोगों के पास में पैसा ज्यादा है, धन ज्यादा है, तो डिमांड ज्यादा होगी। वही बात है यहां पर भी, है ना। साख अगर ज्यादा होगा, रोकड़ा ज्यादा होगा, रुपया ज्यादा होगा, वित्त ज्यादा होगा, है ना, तरलता ज्यादा होगा, तो क्या होगा। तो याद रखना, वित्त, वित्त का मतलब होता है ऐसे फाइनेंस, अगर ज्यादा होगा तो महंगाई होगी, और अगर पैसा कम होगा तो मंदी होगी। तो साख का मतलब ये होता है। अब साख नियंत्रण का क्या मतलब है, तो लिखेंगे धन पर नियंत्रण करना। ठीक है, तो लिखेंगे मुद्रा आपूर्ति पर नियंत्रण करना। मुद्रा आपूर्ति यानी कि मनी सप्लाई, बार बार लिखने में समय जाता है केवल, है ना, मनी सप्लाई। तो मुद्रा आपूर्ति या मनी सप्लाई पर नियंत्रण करना। अच्छा, क्यों किया जाता है नियंत्रण, वाई वाई आरबीआई कंट्रोल या एडजस्ट मनी सप्लाई, वाई, क्योंकि इन्फ्लेशन और डिप्रेशन, मंदी और महंगाई से बचने के लिए। तो साख नियंत्रण क्यों किया जाता है, तो लिखेंगे आरबीआई महंगाई, महंगाई को हम इन्फ्लेशन बोलते हैं, मुद्रास्फीति भी आप इसे बोल सकते हैं। तो आरबीआई इन्फ्लेशन, है ना, आरबीआई महंगाई को, आरबीआई महंगाई को, महंगाई एवं, ऐसा लिखो, महंगाई एवं मंदी, मंदी का मतलब होता है डिप्रेशन। आरबीआई महंगाई एवं मंदी को दूर करने के लिए, मंदी से निपटने के लिए भी बोल सकते हैं, दूर करने के लिए
क्या अपनाती है? साख नियंत्रण करती है। साख नियंत्रण, क्रेडिट कंट्रोल करती है, साख नियंत्रण करती है, साख नियंत्रण करती है, साख नियंत्रण करती है। ओके, आ गई बात समझ में? ठीक है, अगला बिंदु क्या लिखेंगे? साख नियंत्रण को, या ऐसा लिखिए साख नियंत्रण, क्रेडिट कंट्रोल के लिए यह यह मौद्रिक नीति, बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है, मॉनेटरी पॉलिसी बोलते हैं, मॉनेटरी पॉलिसी। तो साख नियंत्रण के लिए यह मौद्रिक नीति या मॉनेटरी पॉलिसी का निर्माण करती है। निर्माण का मतलब होता है फॉर्मेशन, का निर्माण करती है, का निर्माण करती है। कोई दिक्कत वाली बात? तो बताओ, साख नियंत्रण किसके द्वारा किया जाता है? आरबीआई के द्वारा। आरबीआई साख नियंत्रण करने के लिए क्या करती है? मौद्रिक नीति का निर्माण करती है। ठीक है, ओके, बात समझ में आई आप लोगों को मैं जो कह रहा हूं वो? छोटे छोटी बातें हैं ये मुलाकातें हैं। ठीक है, बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। अब हम मौद्रिक नीति हेडिंग डाल सकते हैं, हेडिंग डालेंगे मौद्रिक नीति। मौद्रिक नीति जिसे हम बोलते हैं मॉनेटरी पॉलिसी। आओ देखते हैं इसके बारे में। सबसे पहली बात तो यह है कि ये मौद्रिक नीति किसके द्वारा बनाई जाती है? किसके द्वारा बनाई जाती है मौद्रिक नीति? तो याद रखना मेरे साथियों, इसका निर्माण किसके द्वारा किया जाता है? फॉर्मेशन। तो मौद्रिक नीति का निर्माण किया जाता है आरबीआई की मौद्रिक नीति समिति द्वारा। आरबीआई की मौद्रिक नीति समिति जिसे बोलते हैं एमपीसी, मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी। तो आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी द्वारा इसका गठन किया जाता है। ओके, आरबीआई की एक समिति, आरबीआई के अंदर एक समिति है जिसका फुल फॉर्म है मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी, मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी, मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी। वो इसका निर्माण करती है, इसका गठन करती है। अब आपके मन में यह सवाल आएगा कि सर ये जो मौद्रिक नीति समिति है इसमें कुल सदस्यों की संख्या कितनी है? तो इसके अंदर कुल सदस्य होते हैं 6। कितने? 6 सदस्य होते हैं। 3 सदस्य सरकार की ओर से होते हैं। सरकार बोले तो गवर्नमेंट, गवर्नमेंट के कितने सदस्य होते हैं? 3 सदस्य। और 3 सदस्य होते हैं वो आरबीआई से होते हैं। आरबीआई से कितने सदस्य होते हैं? 3 सदस्य होते हैं। कोई दिक्कत? ओके, कुल सदस्य को टोटल मेंबर बोलते हैं। सरकार गवर्नमेंट, आरबीआई आरबीआई बोलते हैं। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी है ना, द्वारा नहीं लिखा है अंग्रेजी में, बाकी सब सही है ना यार भाई या बहन जो भी हो। मैं ये कहना चाहता हूं कि समझना तो हिंदी में ही पड़ेगा ना। आपको ऐसा लगता है इकोनॉमी तो आधी अंग्रेजी में होती है यार? ठीक है, आओ अगली बात करते हैं। अच्छा, मौद्रिक नीति का उद्देश्य क्या होता है?
मौद्रिक नीति का उद्देश्य क्या है, ऑब्जेक्टिव। क्या उद्देश्य इसका, सबसे पहला महंगाई पर नियंत्रण, और महंगाई पर नियंत्रण को हम अंग्रेजी में बोलते हैं इन्फ्लेशन कंट्रोल करना। भाई महंगाई पर नियंत्रण करना पहला उद्देश्य, ठीक है। दूसरी बात, इसका दूसरा उद्देश्य होता है आर्थिक स्थिरता को बनाए रखना, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी आप इसे बोलते हैं, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी बनाए रखना, मेंटेन करना, जो भी है। तीसरा, मुद्रा आपूर्ति का समायोजन करना, मनी सप्लाई को एडजस्ट करना, मुद्रा आपूर्ति का समायोजन करना, एडजस्ट करना, तो मनी सप्लाई को एडजस्ट करना, समायोजन करना, यह भी तो इसी की जिम्मेदारी है। ओके, चलो अब अगली बात मेरे साथियों, मौद्रिक नीति कब बनाई जाती है, तो लिखेंगे यह नीति हर 2 महीने में बनाई जाती है, बाय मंथली, बाय मंथली, द्विमासिक। यह नीति बाय मंथली, द्विमासिक बनाई जाती है, हर 2 महीने में बनाई जाती है, ठीक है। अगला बिंदु, इसके कितने प्रकार है, तो लिखेंगे इस नीति के 2 प्रकार है, देयर आर 2 टाइप्स, इसके 2 प्रकार है। अब ये 2 प्रकार कौन कौन से, इसके बारे में हम बात करेंगे कल, आज इतना ही करते हैं, है ना। शोएब इदरसी कह रहे हैं सर कितनी क्लास में कंप्लीट हो जाएगा। मेरे प्यारे भाई मैं तो कोशिश करता हूं कि जल्दी ही हो जाए, है ना, लेकिन समय जितना भी लगेगा एग्जैक्ट कहना तो बड़ा मुश्किल है, पर हाँ मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि हम जल्दी से जल्दी इसको सॉल्व कर लें, मतलब जल्दी खत्म कर लें। पर खत्म नहीं करना यार, अच्छे से पढ़ना है ना आपको, है ना, अच्छे से पढ़ो, मजा आएगा, मजा आएगा, अच्छे से पढ़ो, है ना। मैं कहीं कमी नहीं होने दूंगा, कहीं भी कमी नहीं होने दूंगा, मेरी तरफ से कोई कमी नहीं होगी, है ना। तो इसलिए चिंता मत करो, खूब पढ़ो, खूब मौज लेके पढ़ो, अच्छे से पढ़ो, और कोई दिक्कत हो तो मुझे बताओ, बताओ भाई, जिनको जाना है वो जा सकता है, और जिनको रुकना है वो रुक सकता है, मुझे आपकी कमेंट्स को लेना है। आप समझाएं और समझ ना आए ऐसा हो सकता है। अरे भाई थैंक यू सो मच भाई, है ना। कंचन जी शुक्रिया, ओके थैंक यू। सूरज भाई थैंक यू, है ना। सर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स नहीं बताएं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स 4 बताए थे ना मैंने, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, और कल ही मैंने डिस्कस कर लिया था उसके बारे में। मजा आता है सर पढ़ने में, ओके दिलीप भाई शुक्रिया। प्रिया जी वेरी वेरी क्लास नाइस, ओके थैंक यू। सर आपका एसएससी फाउंडेशन बेस से सर पढ़े, अरे वाह शोएब भाई, मजा आ जाएगा, फिर तो आपको बहुत सस्ती चीजें लगेगी है। आप ट्रेडिंग करते हैं, गलत चीज है, करता हूं पर नहीं करता हूं, है ना। चलो सर आप समझाएं और समझना है, ठीक है। ट्रेडिंग करने की मैं सलाह बिल्कुल नहीं देता हूं, रिस्की है ना, सट्टा बाजार है, और अच्छा नहीं है। बाकी एसआईपी वैसआईपी में पैसा मैंने इन्वेस्ट कर रखा है, और लगाता रहता हूं, हर महीने करीबन 500-700 रुपए की एसआईपी कर ली खाली अपने बच्चे के लिए। सर अप्रोक्सीमेट क्लास कितनी लगेगी, अंकुश भाई अभी कुछ नहीं कह सकता हूं, अभी पढ़ो, है ना, जल्दी हम लोग कवर करेंगे इसको। शुभम ओके सर थैंक यू, आप बहुत अच्छे टीचर हैं, शुक्रिया। आप सिलेबस अपने हिसाब से ही करवाएंगे, हाँ बिल्कुल मैं अपने हिसाब से ही कराऊंगा, आपका सिलेबस मैच करवा दूंगा आखिरी के टाइम पर, कि देखो ये सारे टॉपिक हो गए। सर इकोनॉमिक्स की बात हो और विनय सर साथ हो तो लेखपाल पक्का, अरे पूरी कोशिश है, राव अनुज भाई, है ना। दिव्यांशी ओके, इकोनॉमिक्स आपसे अच्छा कोई नहीं, ऐसा नहीं है भाई, हमारे सुशांत सर भी इकोनॉमिक्स अच्छा पढ़ाते हैं, बहुत शानदार पढ़ाते हैं, मैं, है ना, मैंने उनकी वीडियोस देखी, क्या फनी मोमेंट में पढ़ाते हैं, गरीबी और बेरोजगारी पढ़ा रहते हैं,
तो बिल्कुल आपको फील ही नहीं होगा, हमको ऐसा ही फील होगा जैसे हम गरीब हैं, हम बेरोजगार। बहुत शानदार पढ़ाते हैं, एक नंबर टीचर। सर अपनी स्टोरी बताओ गुरुजी सक्सेस की। अरे भाई कौन कहता है मैं सक्सेस हो गया हूं, जीवन अभी बहुत आगे है यार, अभी तो हमें बहुत सारी चीजें करनी है। अमित कश्यप, सर जी सभी के कमेंट दिखाई दे रहे हैं मुझे। ओके आपको दिखाई दे रहे हैं, क्या बात है, अच्छी बात है, लव यू भाई विवेक, है ना। दीपक कह रहे हैं आप बहुत पोलाइट टीचर हैं, शुक्रिया आपका। जो जितना ज्यादा अच्छा दिखता है ना उतना ही खराब भी होता है, ध्यान रखना इस बात का, ठीक है। मतलब जो जितना अच्छा दिखता है ना, मतलब विनम्र, वो उतना ही खराब होता है, इसलिए उसका गुस्सा कभी मत देखना, है ना। मेरी वाइफ कहती है मुझे आप बहुत अड़ियल हो, बहुत गुस्से वाले हो। मैं उसको बोलता हूँ कि मैं जितना प्रेम कर सकता हूँ उतना प्रेम कर लेता हूँ, ठीक है। जब हद से पार हो जाता है मामला तो फिर खराब। अच्छा पढ़ाते हैं, मैंने आज तक इकोनॉमिक्स नहीं पढ़ी लेकिन आपसे पढ़कर आसान लग रहा है। अरे बहुत आसान है, मेरे भी कमेंट्स पढ़ लीजिए। ओके आंचल जी, है ना। सर फिर लव लाइफ के बारे में अभी पढ़ो, इससे लव करो, किताबों से लव करो, प्रेम करो, है ना। रवीना जी, नारायण जी, विवेक यादव जी, बाकी सब ठीक है, सब खैरियत है, सब कोई समस्या वाली बात तो नहीं होगी, बाकी आपसे चर्चा करते रहेंगे। अरे हाँ एक महत्वपूर्ण बात, कल आपकी क्लास नहीं लूंगा, है ना। आ गई बात समझ में। कल आपकी क्लास नहीं होगी, कल मेरी मैराथन है यार, तो कल मैं क्लास नहीं लूंगा, हम लोग परसों मिलेंगे, ठीक है। चलिए, नमस्कार, शुक्रिया, धन्यवाद, जय महाकाल, राम राम।